इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फर्स्ट वीक का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में भी पास्ट पेपर्स में आने वाले कुछ टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। प्रोसेस एंड स्टेट्स। प्रोसेस क्या है, लेक्चर 1 में भी मैंने आपको बताया था जब हमने प्रोसेस और थ्रेड का डिफरेंस डिस्कस किया था। प्रोसेस क्या है, कंप्यूटर में जब भी कोई कोड कोई प्रोग्राम रन होता है तो उसको हम प्रोसेस कहते हैं। और किसी भी प्रोग्राम और कोड को रन होने के लिए मेमोरी और सीपीयू जैसे रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। कंप्यूटर में मौजूद कोई भी प्रोसेस मुख्तलिफ स्टेट्स में हो सकता है। यहाँ पर ये डायग्राम है जिसमें ब्लू कलर के ओवल्स जो हैं वो प्रोसेस की मुख्तलिफ स्टेट्स को शो करते हैं। जब एक प्रोसेस नया बनता है, क्रिएट होता है, तो वो न्यू की स्टेट में होता है और न्यू से वो रेडी की स्टेट में जा सकता है। और रेडी का मतलब ये है कि एक प्रोसेसर मिलने का इंतज़ार कर रहा है। रेडी की स्टेट से प्रोसेसर रनिंग में जा सकता है, यानी जब उसको प्रोसेसर मिल जाता है तो प्रोसेस की इंस्ट्रक्शंस रन होना शुरू हो जाती हैं, इंस्ट्रक्शंस पर अमल और एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाता है, तो वो प्रोसेस रनिंग की स्टेट में चला जाता है। रनिंग की स्टेट से 2 एरोज़ निकल रहे हैं, यानी प्रोसेस वेटिंग या टर्मिनेटेड स्टेट में जा सकता है। वेटिंग का मतलब ये है कि रनिंग के दौरान प्रोसेस को किसी सिग्नल की इनपुट या आउटपुट की ज़रूरत थी तो वो वेटिंग स्टेट में चला गया। वेटिंग से जब उसकी रिक्वेस्ट कंप्लीट हो जाएगी तो वो रेडी में जाएगा और दोबारा से रनिंग की स्टेट में शामिल होने की कोशिश करेगा। और रनिंग में आने के बाद फाइनली वो टर्मिनेट हो जाएगा, यानी जब उसकी एग्जीक्यूशन फिनिश हो जाएगी तो वो टर्मिनेटेड स्टेट में चला जाएगा। डिस्क डेंसिटी को एरियल डेंसिटी भी कहा जाता है और इसको हम डिफाइन यूँ कर सकते हैं कि डिस्क डेंसिटी इज़ द मेजरमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ डाटा अ डिस्क कैन होल्ड, यानी एक डिस्क के ऊपर कितना डाटा स्टोर किया जा सकता है उसे उस डिस्क की डेंसिटी कहा जाता है। और इसको मेजर करने के लिए मुख्तलिफ यूनिट्स हैं, जैसे ट्रैक्स पर इंच, यानी 1 इंच में कितने ट्रैक्स हैं जिन पर डाटा स्टोर हो सकता है, या बिट्स पर इंच, यानी 1 इंच में कितनी बिट्स हैं जिन पर डाटा स्टोर किया जा सकता है। सॉलिड स्टेट डिस्क जिनको हम SSD भी कहते हैं, इनको सॉलिड स्टेट क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके अंदर कोई मैकेनिकल मूवमेंट्स नहीं होती, इनके अंदर कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते। इनका इस्तेमाल मकसद वही है जो HDDs यानी हार्ड डिस्क ड्राइव्स का है, यानी डाटा को परमानेंटली स्टोर करना ताकि फ्यूचर में उसको रीयूज़ किया जा सके। इसके लिए SSDs जो टेक्निक इस्तेमाल करती हैं, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करती हैं, वो फ्लैश मेमोरी की है जो रैम की तरह ही काम करती है। लेकिन डिफरेंस क्या है कि रैम में डाटा टेम्परेरीली स्टोर होता है जबकि फ़्लैश मेमोरी में डाटा परसिस्टेंट होता है, पावर लॉस होने के बावजूद डाटा ज़ाया नहीं होता। SSDs की बनावट जो है वो इस तरह से है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिकल सेल्स का एक ग्रिड होता है जिसके ज़रिए हम क्विकली डाटा को रीड और राइट कर सकते हैं। ये SSD की डायग्राम है जिसके अंदर आपको इलेक्ट्रिकल सेल्स एक ग्रिड की फॉर्म में नज़र आ रही हैं। इन सेल्स को कुछ हिस्सों में डिवाइड किया जाता है जिनको पेजेस कहते हैं। इन्हीं पेजेस के ऊपर डाटा रीड और राइट किया जाता है और पेजेस को कलेक्टिवली हम ब्लॉक्स कहते हैं, यानी ब्लॉक्स की टर्म इनके लिए इस्तेमाल करते हैं। इस लेक्चर के साथ मैंने एक फाइल शेयर की है जिसमें हार्ड डिस्क ड्राइव्स और सॉलिड स्टेट डिस्क का कंपैरिजन किया गया है, जो आपके पास पेपर्स में तो नहीं आया लेकिन वो एक अच्छा मटीरियल है, उसको ज़रूर आप पढ़िएगा। हाउ डज़ द कंप्यूटर एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड। कीबोर्ड एक हमारा मेन इनपुट डिवाइस है। जब हम कीबोर्ड के ज़रिए टाइपिंग करते हैं, इनपुट देते हैं, तो किस तरह से वो CPU तक पहुंचती है। तो हमने कीबोर्ड की की प्रेस की, यहाँ से एक कोड कीबोर्ड के कंट्रोलर तक जाता है। कीबोर्ड कंट्रोलर उस कोड को कीबोर्ड के बफर एक स्टोरेज में स्टोर कर देता है और साथ ही सिस्टम सॉफ्टवेयर को एक रिक्वेस्ट भेजता है कि एक कोड मौजूद है कीबोर्ड के बफर के अंदर जो एज एन इनपुट आया है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कीबोर्ड के बफर से वो कोड रिसीव करता है और फिर उसको CPU को ट्रांसफ़र कर देता है। इस तरह से कंप्यूटर कीबोर्ड से आने वाले डाटा को एक्सेप्ट करता है। बैच प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग का वो तरीका जिसमें बहुत सारी जॉब्स को, कामों को एक ग्रुप की शक्ल में इकट्ठा किया जाता है और फिर कंप्यूटर के हवाले किया जाता है ताकि उनको प्रोसेस किया जा सके। प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस इन अ ग्रुप और बैच विद नो यूज़र इंटरेक्शन, यानी पहली चीज़ तो ये हो गई कि इसमें बहुत सी जॉब्स को इकट्ठा करके ग्रुप की शक्ल में कंप्यूटर को दिया जाता है। दूसरी अहम चीज़ ये है कि इसमें यूज़र इंटरेक्शन नहीं होती, यानी यूज़र को वहाँ बाउंड होकर बैठना नहीं पड़ता। जॉब्स को प्रोसेस होने के लिए किसी इनपुट की ज़रूरत नहीं होती, जॉब्स को बहुत परफॉर्म होती चली जाती हैं। ये इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है, जो पर्पल लाइंस हैं वो ग्रुप ऑफ जॉब्स को शो करती है, एक बैच को शो करती है,
और एरो ये शो कर रहा है कि वो जॉब्स हमने कंप्यूटर को देनी है। वो जॉब्स कंप्यूटर को देकर हम अपने बाकी कामों में मसरूफ़ हो जाते हैं। किसी किस्म की इनपुट की, इंटरेक्शन की इन जॉब्स को ज़रूरत नहीं होती और कुछ देर बाद आकर हम रिज़ल्ट्स अपने ले जाते हैं, अपनी आउटपुट ले जाते हैं, जो ब्लू बैच की शक्ल में आपको दिखाई गई है। बैच प्रोसेसिंग किसी भी वक्त की जा सकती है, लेकिन आमतौर पर करते कब है कि जब हमारा एक काम मुकम्मल हो जाए, एंड ऑफ साइकिल हो जाए, कामों का सिलसिला ख़त्म हो जाए और बाद में हमें कुछ रिज़ल्ट्स चाहिए हों जिनमें हमारी इंटरेक्शन, प्रेजेंस और इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बैंक ने पूरा दिन गुजरने के बाद अपनी जो रिपोर्ट्स तैयार करनी होती हैं वो बैच प्रोसेसिंग के ज़रिए की जा सकती हैं, क्योंकि उसमें किसी भी किस्म की इन्वॉल्वमेंट, इंटरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। इसका फ़ायदा क्या है कि हमारे पास अपने दिन के बाकी काम करने के लिए टाइम बच जाता है और हम सिर्फ कंप्यूटर को चीज़ों की प्रोसेसिंग उसके हवाले कर देते हैं और थोड़ी देर बाद आकर अपने रिज़ल्ट्स ले जाते हैं। पैरेलल प्रोसेसिंग, रनिंग 2 or more processes यानी CPUs टू हैंडल सेपरेट पार्ट्स ऑफ एन ओवरऑल टास्क। हमारे पास एक काम है, हमने उस काम को कुछ हिस्सों में तकसीम कर लिया है, उसके छोटे छोटे हिस्से बना लिए हैं और उन हिस्सों को हम 2 या 2 से ज़्यादा प्रोसेसर्स हमारे पास मौजूद हैं उनके हवाले कर देते हैं और तमाम प्रोसेसर्स एक ही वक्त में मुख्तलिफ़ हिस्सों पर काम कर रहे होते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि एक प्रोग्राम को रन करने का, एग्जीक्यूट करने का टाइम बच जाता है, हमारा काम जल्दी हो जाता है। तो हर वो कंप्यूटर जिसके अंदर एक CPU से ज़्यादा CPUs हों या फिर मल्टी कोर प्रोसेसर्स हों, वो पैरेलल प्रोसेसिंग कर सकते हैं। मल्टी कोर प्रोसेसर्स क्या हैं कि प्रोसेसर एक ही होता है लेकिन एक प्रोसेसर के अंदर एक से ज़्यादा प्रोसेसिंग यूनिट्स मौजूद होते हैं जो एक वक्त में एक से ज़्यादा काम कर सकते हैं। इस डायग्राम में आप देखें कि ये जो यहाँ पे आपको कुछ ट्रांजैक्शंस नज़र आ रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे 4 मुलाजिम हैं जिनकी पे मैंने कैलकुलेट करनी है। ये 4 काम हैं जो मैंने करने हैं। तो हम क्या करेंगे, इन चारों कामों को, यानी मेरा ओवरऑल काम ये है कि मैंने पे कैलकुलेट करनी है, लेकिन मुलाजिम 4 हैं तो मैंने उनको 4 हिस्सों में तकसीम किया और मेरे पास 4 प्रोसेसर्स हैं या एक मल्टी कोर प्रोसेसर है जिसके अंदर 4 प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं। मैंने अलग अलग हर काम हर प्रोसेसर के हवाले किया। हर प्रोसेसर अपना काम करेगा और काम मुकम्मल करने के बाद रिज़ल्ट देगा और मेरा काम जल्दी हो जाएगा। इसे हम पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। आखिरी टॉपिक हमारा ये है कि वर्क स्टेशन और मेन फ्रेम में डिफरेंस क्या है। वर्क स्टेशन इज़ अ हाई एंड पर्सनल कंप्यूटर, ज़ाती इस्तेमाल में आने वाला कंप्यूटर है और यूज़ किस लिए होते हैं। दे आर यूज मेनली बाय अ सिंगल पर्सन फॉर कंप्यूटेशनली डिफ़िकल्ट टास्क। किसी भी एक शख्स ने अपने ज़ाती कोई काम करना है, कोई इंजीनियरिंग का डिज़ाइन तैयार करना है, कोई ग्राफिक्स का काम करना है या कोई भी अपना काम करना है, तो उसके लिए वो वर्क स्टेशन कंप्यूटर इस्तेमाल करेगा। जबकि मेन फ्रेम क्या है, अ मेन फ्रेम इज़ अ लार्ज सर्वर दैट मल्टीपल यूजर्स लॉग इनटू टू वर्क ऑन डाटा एंड रन प्रोग्राम्स। एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर होता है और एक से ज़्यादा यूज़र्स एक वक्त में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और ये आम तौर पर कॉरपोरेट एनवायरनमेंट्स यानी बिज़नेस एनवायरनमेंट्स में इस्तेमाल होता है, बैंकिंग मकासद के लिए इस्तेमाल होता है। या आपको एक नेटवर्क नज़र आ रहा है जिसमें बहुत से कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं और ये कंप्यूटर्स इस एक कंप्यूटर के साथ जुड़कर अपना काम कर रहे हैं। ये कंप्यूटर एक मेन फ्रेम कंप्यूटर होगा।